हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन यदि आपको पीरियोडिक टेबल नाम की किसी भूत ने आगे यदि आपको परेशान कर रखा है तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि इस भूत को भगाने का मंत्र ले आए हैं अब मोशन जेई क्लासेज, जिसके अंदर हम आपको वो मंत्र बताएंगे कि आप पीरियोडिक टेबल के भूत को आसानी से भगा दोगे और वह भूत आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रेफ़र करूँगा एनसीईआरटी। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी है वह प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए जो जेईई की तैयारी कर रहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छा, उसको रोज़ पढ़िए, उसकी थ्योरी को पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जो मेंस है, जो एडवांस है, उसमें जो है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो लगभग 60 या 70% तक है। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उसमें। और जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैं कहता हूँ भैया जल्दी से खरीद लो एनसीईआरटी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक पीरियोडिक टेबल पर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले उसको ऊपर का उसका जो फॉर्मेट है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला आता है वो अपना आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो रसायन शास्त्र का एक बहुत ही मेन पार्ट जो है वो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसे जो विद्यार्थी जो है या फिर जो स्टूडेंट्स है उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यदि आप पीरियोडिक टेबल यदि अच्छे से सीख लेते हो तो आपको जो केमिस्ट्री के जो अदर जो टॉपिक है, अदर जो चैप्टर है, उनमें आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें उनका जो है वो कम से कम आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो और अगर आपको उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं, बेसिक उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो पहला था इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, डेविड राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, लोथरमेयर के वक्र, मेंडलीफ और मोजले जी भाई साहब अपने। तो दोस्तों, जो न्यूलैंड है, डेविड राइनर है, लोथरमेयर है, अपना मेंडलीफ है, मोजले है, इन्होंने जो भी आवर्त सारणी दी थी, इनके अनुसार जो भी आवर्त सारणी के अंदर जो भी इन्होंने बताया था आवर्त सारणी के बारे में, उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो इनके पार्ट है, यानी कि इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी उनके बारे में डिस्कस करूँगा यहाँ पे। अगर आपको डिटेल में यदि जानना है, इनकी परिभाषा पढ़नी है आपको, तो आप भैया एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में पूरा परिभाषा पूरा से हुआ है और वहाँ पे आपको कुछ शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा वहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ो। हाँ, मैं यहाँ पे इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ज़रूर दे दूँगा और इनके बारे में जानकारी देने के बाद तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तत्व के बारे में कुछ डिटेल्स का मतलब है, जैसे आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया तो वह कौन से आवर्त से है, वह कौन से वर्ग से है, जो भी है उसका वो जेड इफेक्टिव, नाम तो सुना होगा जेड इफेक्टिव ये वाला। तो इनके बारे में जो है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आवर्तीय गुण। आवर्तीय गुण के अंदर जैसे आयनिक त्रिज्या के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आयनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उसके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे वैद्युत ऋणता। और जब हम इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे
तो इन चारों चीज़ों को पढ़ने के बाद इनका जो यूज है आवर्त सारणी के अंदर हम वो पढ़ेंगे। तो ठीक है भैया, तो हम पहला जो है स्टार्ट करते हैं इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं डेबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत के बारे में। तो डेबे-राइनर ने क्या कहा कि जो समान गुणों वाले तत्व है ना, जिनके जो गुण धर्म हैं, जिनके जो समान व्यवहार दर्शाते हैं, जिनके जो गुण धर्म हैं, उनको इसने तीन समूह में व्यवस्थित किया। और तीन समूह में किस प्रकार व्यवस्थित किया कि तीनों के जो परमाणु भार है या फिर जो तीनों के जो परमाणु भार है समान थे, और यदि वे समान नहीं थे तो जो बीच वाले परमाणु का भार है वो सिरे वाले जो दोनों परमाणु है इनका औसत था। ये क्या बोल दिया मैंने, तो आइए जानते हैं। तो जो डेबे-राइनर था अपना, उसने क्या कहा, इसने इसे व्यवस्थित किया परमाणुओं को। तो इसने कहा कि भैया या तो इनके जो परमाणु भार है वो है तो समान होंगे, या फिर जो ए का परमाणु भार है और जो सी का परमाणु भार है इनका औसत वो किसके बराबर होगा, बी के परमाणु भार के। इसने क्या कहा कि जो ए का परमाणु भार है और जो सी का परमाणु भार है इनका औसत बी के परमाणु भार के बराबर आएगा। जैसे इसने पहला त्रिक पे तुक्का इसने लगाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पे। तो पोटेशियम का कितना होता है मास 7, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो दोस्तों यहाँ पे इसके हिसाब से 23 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 39 और 7 46, 46 बटा 2 23 आ रहा है। यानी कि इसका ये नियम जो है वो यहाँ पे लागू होता है। इसी प्रकार इसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से लेके लिथियम से लेके जो अपना फ्लोरीन है वहाँ तक, और ऐसे जो है वो इसने नियम बनाए। लेकिन ये जो नियम जो है वो मतलब कि 6-7 ही बन पाए, ऐसे त्रिक नियम, ऐसे त्रिक जो परमाणु है ऐसे 6-7 ही बन पाए। तो भैया लोगों ने सोचा भाई संयोग है, इसलिए इसके सिद्धांत पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में आया अपना न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में आपने जो 10th क्लास है उसमें भी पढ़ा होगा कि न्यूलैंड ने क्या बताया था। तो दोस्तों न्यूलैंड ने बताया था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें, क्या कर रहा हूँ, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो जो 8वां परमाणु है उसमें गुणों की जो है वो दोबारा से आवृत्ति होगी। यानी कि मैंने ए से चालू किया, ए बी सी डी ई एफ जे आई, तो जो मेरा आई है उसके जो गुण हैं वो ए के बराबर होंगे। तो इसने ए से संबंध जो है उस संगीत को जो 8 अक्षर होते हैं ना अपने, सा रे गा मा पा दा नी सा, यानी कि इसके हिसाब से क्या था, अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित अगर हम करते हैं, जैसे तो जो ये पहला तत्व होता है इसके जो गुण है वो 8 तत्व के बराबर होंगे। इसने इसकी तुलना इन संगीत के 8 सुरों से कर दी। लेकिन ये भी जो है वो एक संयोग मात्र सा ही रहा, ये जो नियम वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरा, लोथरमेयर।
तो लोथरमेयर ने क्या है, एक आयतन वक्र दिया, जिसमें लोथरमेयर ने कहा कि यदि ठोस अवस्था में परमाणु तथा परमाणु भारों के मध्य परमाणु आयतन तथा परमाणु भारों के मध्य अगर हम आरेख खींचे तो समान गुणों वाले जो तत्व है वो आरेख में समान स्थानों पर पुनरावृत्ति करते हैं। यानी कि उसने एक आरेख बनाया और उस आरेख में जो समान गुणों वाले तत्व, जितने भी तत्वों के जो गुण हैं वो समान थे, वो जो है वो समान स्थान पर जो है पुनरावृत्ति कर रहे थे। कैसे, वो अब मैं आपको वो ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था लोथरमेयर का आयतन वक्र। इसके अनुसार जैसे क्षारीय धातुएं होती है, तो क्षारीय धातुएं जो है वो अक्रिय गैस के जो गुणधर्म है उनके समान होती हैं। तो इसके हिसाब से इसने यह आयतन वक्र अपना बता दिया। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की। तो मेंडलीव के बारे में आपको परिभाषा जो है वो, जो मेंडलीव ने क्या क्या बताया था, मेंडलीव ने बताया था कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, उनके परमाणु भारों के जो आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि जो समान गुणों वाले तत्व है ना, वो समान वर्ग में आ गए। और जो वर्ग होते हैं उनके बारे में बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी में जो एक खड़ी लाइनें होती है ना, जो खड़ी लाइनें जैसे ये कॉलम बनते जाते हैं, इसे ये क्या होते हैं, वर्ग। और जो कुछ परमाणु आपने देखे होंगे आवर्त सारणी में, जो आपने पीरियोडिक टेबल की चार्ट जो आपने देखी, उसमें ये आपने देखे होंगे ऐसे आती है वो लाइन, ये क्या कहलाता है अपना आवर्त। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी है आप जो बाजार में देखते हो, उसमें इनकी संख्या तो होती है 18 और इनकी संख्या कितनी होती है 7। उसकी बार इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। जो मेंडलीव ने बताया था उसमें, तो दोस्तों जो मेंडलीव ने बताया था आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में तो केवल 7 वर्ग थे, सॉरी दोस्तों 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। तो दोस्तों मेंडलीव के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि मेंडलीव के बारे में जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना। क्योंकि मेंडलीव ने जो भी बताए थे, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, इनके बारे में जो भी जानकारी है वो आप पढ़ लेना वहाँ से, क्योंकि जे के कोर्स में नहीं तो आता है ये, बस एक ट्रेंड है कि भाई पढ़ाते हैं लोग, इसलिए कोचिंगों में पढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, मेंडलीव के बाद में हम बात कर लेते हैं हेनरी मोजले की। वैसे जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी लगभग सभी बातें जो वो मेंडलीव ने बता दी थी। मेंडलीव ने जो है वो इसकी सारी बातें वो अपनी आवर्त सारणी में बता दी थी, लेकिन वो आवर्त सारणी जो है वो इतनी जो प्रख्यात नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कुछ कारण थे कि भाई मेंडलीव ने जो समान गुणों वाले तत्व हैं, मतलब कि मेंडलीव ने कहा था कि भाई यदि हम इसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो ये अपने समान गुणों आते हैं, लेकिन मेंडलीव ने खुद ही जो है वो कई जगह समान भार जो है वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखा, इसलिए उसने खुद के नियम का कई जगह पालन नहीं किया। उसने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया, उसने समस्थानिकों को सही स्थान जो है वो नहीं दिया, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो ज़्यादा ट्रेंड में नहीं आई। लेकिन जो हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त नियम दिया वो जो है वो सबसे फेमस रहा, और हम आज भी जो है वो उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडलीव ने कहा कि जो परमाणु की तो हेनरी मोजले ने कहा कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण
वो उनके परमाणु क्रमांक, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, जेड से, के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो हेनरी मोजले है उसने कहा कि यदि आप परमाणुओं को उनके क्रमांक के रूप में, बढ़ते हुए क्रम के रूप में यदि आप व्यवस्थित करोगे, तो जो उनके जो गुणधर्म है, जो उनके जो समान गुणधर्म है, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे एक फिक्स शेड्यूल के अंदर। तो इसने अपना जो है वो एक फॉर्मूला भी दिया, ये वाला, इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है परमाणु जो भी आवृत्ति जो है वो परमाणु क्रमांक के जो भी परमाणु क्रमांक है वो एक रासायनिक भौतिक गुणधर्मों की आवर्ती फलन है। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग थे, 7 आवर्त थे, और इस आवर्त सारणी में समय स्थानिकों को उचित स्थान मिल गया था। समान गुणों वाले तत्व को एक साथ रखा गया था। इसमें लेंथेनाइड और एंथेनाइड जो तत्व है उनको भी अलग से जगह मिली थी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आवर्त सारणी कैसी थी। तो दोस्तों ये है वो आवर्त सारणी जो मोजले भाई साहब उन्होंने बताई थी। ओके, ये है वो आवर्त सारणी। तो इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि जो अपनी ये वाली धातुएं जो होती है, ये वाली धातुएं जो होती है, इनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। आप चाहे नोट कर लेना यदि आपके पास है। तो इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ये जो धातुएं होती हैं, ये यहाँ से लेके ये पूरा, और ये क्या, यहाँ तक क्या होती है, धातुएं। और जो ये क्या होती है, अधातुएं। ये क्या होती है, अधातुएं। ये क्या होती है, अधातुएं। और जो अधातु और जो धातु है, इनके जो बाउंड्री पॉइंट पे आते हैं, इन बाउंड्री पॉइंट ये क्या है, अपनी उपधातु। समझ गए क्या है धातु, उपधातु। और इनको बोलते हैं क्षारीय धातु, उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। यह है अपना एस ब्लॉक तत्व, यह है अपना एस ब्लॉक तत्व, यह है अपना डी ब्लॉक तत्व, यह अपना पी ब्लॉक है, और ये रहा अपना एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड और एंथेनाइड। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप भी चाहो तो आप भी अपनी कॉफ़ी में इस तरह बना सकते हो, या आवर्त सारणी यदि आपके पास नहीं भी है तो आप इस तरह आवर्त सारणी में बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है दोस्तों, मैं बता दूँ ये आपको, ये है मैजिक नंबर। अब ये मैजिक नंबर जो है वो कैसे काम में ले जाते हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि भैया जैसे इनके और इनके बीच में जो है अंतर कितने का है, 8 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 8 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 18 का। इनके बीच में 32। यानी कि इसमें जो है वो 2 परमाणु हैं, इसमें कितने परमाणु हैं। तो भैया ये मैजिक नंबर में परमाणु क्रमांक के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 2। तो हम 2 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो जो भी 18 वर्ग है, इस 18 वर्ग में परमाणु क्रमांक जो है वो उसे निर्धारित कर ली जाएंगे। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो हम 2 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। अगर हम 10 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18। और 18 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 में 18 जोड़ेंगे 54। 54 में 32 जोड़ेंगे 86। तो इसका जो यूज है वो भी खूब अच्छा है। जैसे यदि आपको जो है आर्गन दे दिया कि भैया आर्गन जो है वो आप आर्गन है, तो आप जो है क्रोमियम नहीं, आपको पूछ लिया कि भैया जो क्रिप्टॉन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, और आपको पता है कि भैया आर्गन का पता है आपको कि जो आर्गन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको आर्गन का पता है परमाणु क्रमांक 18 है, तो बस आप 18 में 18 जोड़ दो, 36
इसका आंसर हो जाएगा। तो जो मैजिक नंबर है ये भी याद रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ठीक है दोस्तों, हमने बात कर ली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके जो कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको दे रखा है तो हम कैसे उसका जो आवर्त कैसे बता सकते हैं, हम उसका वर्ग कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, सी यू।